Hello everyone, I am Sanjeev Kumar Singh from Saraswati Shishu Mandir Junior High School, Saket, Muzaffarnagar. Welcome to YouTube channel of Vidya Bharati, Muzaffarnagar. Today we discuss about parts of sentence in English grammar, class 8th standard. Now, parts of sentence. What is parts of sentence? Parts means भाग, of sentence means sentence के, sentence के भाग. एक बार स्पष्ट समझ लीजिए, kinds of subject and parts of subject, kinds of sentence and parts of sentence में डिफरेंस है. kinds मीन्स उसके प्रकार, कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं. पार्ट्स ऑफ सेंटेंस मीन्स सेंटेंस कितने भागों में डिवाइड होता है. तो देखते हैं, देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ सेंटेंस. सेंटेंस को 2 भागों में मुख्य रूप से डिवाइड किया जाता है. सेंटेंस के 2 पार्ट्स हुए. नंबर 1 सब्जेक्ट, नंबर 2 प्रेडिकेट. सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट क्या है? तो सब्जेक्ट इज द मेन वर्ड ऑफ एनी सेंटेंस. किसी भी सेंटेंस का जो मुख्य शब्द है, जो हेड वर्ड है, वो सब्जेक्ट है. आगे आता है कि सब्जेक्ट किन किन रूपों में किसी भी सेंटेंस में हो सकता है. सब्जेक्ट मुख्य रूप से नाउन के रूप में मिलेगा, प्रोनाउंस के रूप में मिलेगा, जीरंड के रूप में मिलेगा, जीरंड के रूप में मिलेगा, एंड इंफिनिटिव के रूप में मिलेगा. नाउन के बारे में हम सब जानते हैं. व्हाट इज नाउन? एनी पर्सन, एनी प्लेस, एनीथिंग, इनके नेम्स को नाउन कहते हैं. अ नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग. किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम, और एक चीज और, उस निराकार का नाम जिसको हम फील करते हैं, जिसको हम, अगर हम नाउन के पार्ट्स करते हैं तो उसमें आता है एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा, केवल हम उसको फील करते हैं. उसका एग्जाम्पल है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. ऑनेस्टी दिखाई नहीं देती, वो कोई आकार नहीं है उसका, लेकिन उसको केवल फील करते हैं कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. अंडरस्टैंड? नेक्स्ट आता है सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बारे में बताया कि सब्जेक्ट नाउन के रूप में मिलेगा, सब्जेक्ट प्रोनाउन के रूप में मिलेगा. प्रोनाउन को हम जानते हैं, जो शब्द संज्ञा के बदले में बोले जाते हैं, नाउन के प्लेस पर बोले जाते हैं, उनको प्रोनाउन कहते हैं. अंडरस्टैंड? नेक्स्ट वर्ड आता है जीरंड. व्हाट इज जीरंड? किसी भी वर्ब में अगर आईएनजी लगा दें तो वो जीरंड बनता है और वो सब्जेक्ट का प्लेस लेता है. फॉर एग्जाम्पल, वॉकिंग इज नेसेसरी फॉर हेल्थ. वॉकिंग, वॉक में आईएनजी लगा दिया, वॉकिंग माने टहलना, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, आवश्यक है. तो वॉकिंग इज नेसेसरी फॉर हेल्थ. स्मोकिंग इज हार्मफुल. स्मोक में आईएनजी लगा है, तो ये जीरंड वर्ड है. एक होते हैं इंफिनिटिव वर्ड. इन्फिनिटिव क्या होते हैं? किसी वर्ब में पहले अगर टू लगा दें और उसको नाउन के प्लेस पर अगर यूज किया जा रहा है तो वो सब्जेक्ट का काम करेगा. फॉर एग्जाम्पल, टू एरर इज ह्यूमन. टू एरर इज ह्यूमन. गलती करना मानव का स्वभाव है. ओके. टू कीप क्वाइट. ऐसे जो वर्ड हैं वो नाउन के प्लेस पर यूज होते हैं. नाउन्स के प्रोनाउन, जीरंड, इन्फिनिटिव, ये चार वर्ड हैं
जो सब्जेक्ट के प्लेस पर हम यूज करते हैं। अंडरस्टैंड। अब आता है सब्जेक्ट के कितने पार्ट्स होते हैं। तो सब्जेक्ट के मुख्य रूप से सब्जेक्ट के भी दो पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 बनता है क्वालिफायर, क्वालिफायर, और सेकंड बनता है इसका हेड वर्ड। एक तीसरा पार्ट भी बनता है इसमें एडजेक्टिवल फ्रेज। एडजेक्टिवल फ्रेज क्या होता है? क्वालिफायर, नाम से ही लग रहा है क्वालिफायर, वो अपने हेड वर्ड की क्वालिटी बता रहा है। वो क्वालिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, वो क्वालिटी नेगेटिव भी हो सकती है। अंडरस्टैंड। क्वालिफायर। और दूसरा आता है हेड वर्ड, जिसको हम मेन वर्ड भी कहते हैं, मुख्य शब्द भी कहते हैं। सब्जेक्ट का जो मेन पार्ट है वो हेड वर्ड है, लेकिन अगर उसकी कोई विशेषता बता रहा है, उसको कोई क्वालिफाई कर रहा है, तो वो क्वालिफायर है। एग्जाम्पल लेते हैं इसके कुछ। जैसे रवि प्लेज क्रिकेट। रवि प्लेज क्रिकेट। रवि क्रिकेट खेलता है। दे जंप्ड इनटू अ रिवर। दो सेंटेंस हैं आपके पास। रवि प्लेज क्रिकेट, रवि क्रिकेट खेलता है। अब इसमें हमको डिवाइड करना है, इस सेंटेंस को दो भागों में बांटना है कि सब्जेक्ट कौन है और प्रेडिकेट कौन है। सब्जेक्ट को आखिर पहचाने कैसे? तो सब्जेक्ट को पहचानने के लिए एक ट्रिक है इसकी कि जब वर्ब में कौन या किसने प्रश्न करें, वर्ब में जो क्रिया है उसमें कौन शब्द लगा दें या किसने शब्द लगा दें, तो जो उत्तर आता है वो सब्जेक्ट आता है। जैसे रवि प्लेज क्रिकेट, रवि क्रिकेट खेलता है। क्रिकेट किसने खेला? क्रिकेट कौन खेलता है? आंसर आता है रवि। तो रवि इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, सब्जेक्ट। एंड जो रिमेन पार्ट बचा है सेंटेंस का वो कहलाता है प्रेडिकेट, प्रेडिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस है दे जंप्ड इनटू ए रिवर। दे जंप्ड, वे कूद गए, इनटू ए रिवर, एक नदी में कूद गए। कौन कूद गए? दे। आंसर आता है दे। तो दे इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस एंड जो रिमेन पार्ट है, रिमेन पार्ट जंप्ड इनटू अ रिवर, ये क्या है? ये प्रेडिकेट हो गया। अंडरस्टैंड। यानी किसी भी सेंटेंस में अगर वर्ब में कौन शब्द या किसने शब्द अगर लगा देते हैं तो सब्जेक्ट हमारा निकल आता है, सब्जेक्ट का पता चल जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं इसी के। सेंटेंस आता है स्लीपिंग इज नेसेसरी फॉर लाइफ। स्लीपिंग इज नेसेसरी फॉर लाइफ। स्लीपिंग इज नेसेसरी फॉर लाइफ। सोना जीवन के लिए उपयोगी है, आवश्यक है। कौन आवश्यक है? स्लीपिंग। तो स्लीपिंग इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस एंड रिमेनिंग पार्ट इज द प्रेडिकेट ऑफ दिस सेंटेंस। यस। नेक्स्ट दूसरा पार्ट आता है व्हाट इज प्रेडिकेट। सब्जेक्ट अगर हम किसी भी सेंटेंस में अगर डिसाइड कर लेते हैं कि ये सेंटेंस है, तो उसके बाद आता है कि जो बाद का शेष पार्ट बचता है वो प्रेडिकेट की श्रेणी में चला जाएगा। उसको अलग से तलाश करने की आवश्यकता नहीं है। सब्जेक्ट को ढूंढ लीजिए, शेष भाग जो रिमेनिंग पार्ट है
वो प्रेडिकेट हो जाएगा। अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट आता है, अभी हमने चार्ट बनाया था, जैसे चार्ट के माध्यम से देखते हैं कि सेंटेंस है, सेंटेंस के 2 पार्ट है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के 3 पार्ट हो रहे हैं, क्वालिफायर, हेड वर्ड एंड एडजेक्टिवल फ्रेज। क्वालिफायर क्या है? क्वालिफायर जो अपने हेड वर्ड की कोई क्वालिटी बता रहा है, चाहे वो नेगेटिव क्वालिटी बताता है चाहे वो पॉजिटिव क्वालिटी बताता है, वो क्वालिफायर कहलाता है। हेड वर्ड मुख्य शब्द है। एडजेक्टिवल फ्रेज यानी अगर इसके बाद भी अगर कोई एडजेक्टिवल फ्रेज मींस अगर कोई विशेषता बताने वाला कोई शब्द और बचता है वो एडजेक्टिवल फ्रेज में आता है, और एडजेक्टिवल फ्रेज हमेशा हेड वर्ड के बाद ही आता है। नेक्स्ट वर्ड आता है डिटरमाइनर एंड एडजेक्टिव। अब ये क्वालिफायर 2 भागों में बढ़ता है, डिटरमाइनर एंड एडजेक्टिव। अब डिटरमाइनर क्या होता है? डिटरमाइनर में 4 पॉइंट होते हैं। डिटरमाइनर में आर्टिकल आता है, ए एंड द। जैसे फॉर एग्जाम्पल ले सकते हैं, द सन इज शाइनिंग। द सन इज शाइनिंग, सूर्य चमक रहा है। कौन चमक रहा है? सूर्य चमक रहा है। दो सन क्या है? ये मेन हेड वर्ड है, ये जिसको हम सब्जेक्ट भी कह सकते हैं, और इसके बाद का जो हिस्सा बचा है वो प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट है। अब सब्जेक्ट में हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट में 2 वर्ड आते हैं, सन है और सन से पहले द है। अभी हमने डिटरमाइनर की बात की थी कि द क्या है? द डिटरमाइनर है। क्यों? क्योंकि डिटरमाइनर में आर्टिकल यूज होता है। अगर हेड वर्ड से पहले आर्टिकल का यूज हो रहा है, ए का यूज हो रहा है, एन का यूज हो रहा है, द का यूज हो रहा है, तो वो डिटरमाइनर है और वो सब्जेक्ट के हेड वर्ड के सब पहले आ रहा है। दूसरा है पॉसेसिव। पॉसेसिव मीन्स अपना। अपना, अपना के लिए क्या? हिज है, हर है, अवर है, देयर है, माय है। जैसे माय ब्रदर, माय ब्रदर इज अ डॉक्टर। माय ब्रदर इज ए डॉक्टर। माय ब्रदर सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट को भी अगर पार्ट वाइज करें तो माई डिटरमाइनर है एंड ब्रदर हेड वर्ड है। यानी हेड वर्ड से पहले अगर जो वर्ड आ रहा है वो डिटरमाइनर है। मीन्स अगर वो आर्टिकल के रूप में यूज हुआ है तो वो डिटरमाइनर है। अगर वो पॉसेसिव के रूप में यूज हुआ है, जिसको अपना की अंग्रेजी कहते हैं, हिज ब्रदर, माई ब्रदर, ऐसे जो वर्ड हैं वो पॉसेसिव कहलाते हैं और वो डिटरमाइनर कहेंगे। तीसरा आता है क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स यानी जो उसकी क्वांटिटी बताता है। वो क्वांटिटी कैसी हो सकती है? वो क्वांटिटी सम हो सकती है, वो क्वांटिटी लिटिल हो सकती है, वो फ्यू हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 एंड फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एक्सेट्रा, ये वर्ड हो सकते हैं उसके। सम, जैसे कहा जाए सम फ्लावर्स आर प्रेटी। सेंटेंस हो सकता है इसका एग्जाम्पल के रूप में, सम फ्लावर्स some flowers are pretty। some flowers are pretty, कुछ फूल सुंदर हैं। अब some flowers is the subject of this sentence and अब फ्लावर्स इसका हेड वर्ड है, और हेड वर्ड से पहले जो शब्द आ रहा है, जो वर्ड आ रहा है, वो वर्ड ही तो डिटरमाइनर है। ओके, नेक्स्ट आता है सम नॉटी बॉयज। सम नॉटी बॉयज are shouting।
सम नॉटी बॉयज, हेड वर्ड बॉयज है। सम नॉटी बॉयज इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस एंड आर शाउटिंग इज द प्रेडिकेट ऑफ दिस सेंटेंस। अब हम देख रहे हैं इसमें कि जो हेड वर्ड बॉयज है, इस बॉयज से पहले टू वर्ड्स आए हैं, दो शब्द आए हैं। वो दोनों शब्द किस ग्रेड में आएंगे? अब सबसे पहले हमने डिटरमाइनर ले लिया, क्वालिफायर के जो पार्ट किया, तो पहला वर्ड गया क्या? डिटरमाइनर। और जो सेकंड वर्ड गया वो एडजेक्टिव है। और थर्ड वर्ड है वो हेड वर्ड है, जिसको मुख्य शब्द कहते हैं, मेन वर्ड कहते हैं। क्लियर? मींस अगर हेड वर्ड से पहले अगर एक वर्ड आता है तो वो डिटरमाइनर होगा, और हेड वर्ड से पहले अगर दो वर्ड्स आते हैं, जो फर्स्ट वाला वर्ड होगा वो डिटरमाइनर होगा, और जो सेकंड वाला वर्ड होगा वो उसको क्वालिफायर होगा। किसी न किसी रूप में वो उस अपने हेड वर्ड की क्वालिटी बता रहा होगा। जैसे कहा जाए सम नॉटी बॉयज, सम माने कुछ, नॉटी शरारती, बॉयज माने लड़कों ने, बॉयज ने, आर शाउटिंग यानी शोर मचा रहे थे। तो बॉयज का क्वालिटी बताया है कि वो नॉटी हैं, इसलिए नॉटी इज द एडजेक्टिव इन द पार्ट ऑफ सब्जेक्ट। नेक्स्ट टाइम पे लेते हैं इसी का एक और। अब आता है डेमोस्ट्रेटिव। इसमें डेमोस्ट्रेटिव भी वर्ड आता है डिटरमाइनर में, जैसे दिस है, दैट है, दीज है, दोज है। दीज बॉयज are playing a game. These boys is the subject of this sentence. इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। और these क्या है? These is the determiner, क्योंकि डिटरमाइनर को 4 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया। डिटरमाइनर में आर्टिकल आ सकते हैं, डिटरमाइनर में पॉसेसिव आ सकते हैं, डिटरमाइनर में क्वांटिफायर्स आ सकते हैं, और डिटरमाइनर में डेमोस्ट्रेटिव आ सकते हैं। ऐसे वर्ड अगर यूज होते हैं हेड वर्ड से पहले तो वो निश्चित रूप से डिटरमाइनर होंगे, और वो किसी ना किसी रूप में अपने सब्जेक्ट के साथ अटैच होंगे। यस। नेक्स्ट आता है इसी में प्रेडिकेट। प्रेडिकेट मीन्स जो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद का जो हिस्सा बचता है, रिमेनिंग पार्ट होता है, वो प्रेडिकेट कहलाता है। और प्रेडिकेट कितने होते हैं? प्रेडिकेट को 3 भागों में बांटा जाएगा, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। वर्ब हम जानते हैं, वर्ब क्या होती है? क्रिया। 2 रूपों में होती है, वो हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, वो मेन वर्ब हो सकती है। हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज, आर, एम, बाज, वर, हैज, हैव, हैड, बिल, शैल, ये हेल्पिंग वर्ब है। मेन वर्ब क्या है? मेन वर्ब मीन्स कोई ना कोई काम करना, कम, गो, प्ले, राइट, रीड, जंप, यानी सब्जेक्ट कोई ना कोई काम कर रहा है। जो सब्जेक्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट अगर कोई काम कर रहा है तो ऐसे वर्ड वर्ब कहलाते हैं। वर्ब में भी वो मेन वर्ब होते हैं, मुख्य क्रिया कहलाते हैं। सेंटेंस में दिखाई दे रहा है, अगर इसी सेंटेंस को लेते हैं तो आर इज द हेल्पिंग वर्ब एंड प्लेइंग इज द मेन वर्ब इन अ क्या? प्रेडिकेट पार्ट। जो हमने प्रेडिकेट पार्ट हमने सेलेक्ट किया है, निश्चित किया है, उस प्रेडिकेट पार्ट में आर जो है वो हेल्पिंग वर्ब है एंड प्लेइंग इज जो है वो मेन वर्ब है। सेकंड आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट कर्म, यानी जिस ऐसा वर्ड जिस पर सब्जेक्ट का सीधा प्रभाव पड़ता है, एकदम प्रभाव पड़ता है, वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल
सोहन प्लेज अ गेम। सोहन एक गेम खेलता है, खेल खेलता है। तो सोहन इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस एंड प्लेज अ गेम इज द प्रेडिकेट ऑफ दिस सेंटेंस। अब इसमें बात आती है कि प्लेज क्या है। प्लेज वर्ब है एंड इसका ऑब्जेक्ट कौन है? तो सब्जेक्ट का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? सब्जेक्ट अगर खेला है तो क्या खेला है? अगर सेंटेंस में वर्ब में क्या शब्द लगा दें, क्या खेला, तो जो आंसर निकल कर आता है वो ऑब्जेक्ट निकल कर आता है। क्या खेला, क्या या कहां। जैसे एक सेंटेंस वो ले सकते हैं, रवि इज गोइंग टू दिल्ली। रवि इज द सब्जेक्ट एंड इज गोइंग टू दिल्ली इज द प्रेडिकेट। अब रवि जा रहा है, जाने का काम हो रहा है, गोइंग इज द वर्ब, इज हेल्पिंग वर्ब एंड टू दिल्ली इज द ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि रवि के द्वारा सीधा प्रभाव पड़ रहा है दिल्ली पर कि अगर जाने का काम किया है तो किसने किया है? रवि ने किया है। और रवि ने क्या काम किया है? जाने का काम किया है। और कहां काम किया है? दिल्ली जाने का काम किया है। ऐसे सोहन ने क्या काम किया है? गेम को खेलने का काम किया है। तो गेम इसमें ऑब्जेक्ट है, दिल्ली इसमें ऑब्जेक्ट है। अब आता है कि ऑब्जेक्ट भी दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? अगर सिंपल वे में अगर देखते हैं तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है? जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ग्रेड में आती हैं, उसकी श्रेणी में आती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स। फॉर एग्जांपल इसका लेते हैं, जैसे माय फादर बॉट अ कार। नेक्स्ट, माय फादर bought me a car. Example, my father bought a car. मेरे पिताजी ने कार खरीदी। तो my father is the subject of this sentence and bought a car is the predicate of this sentence. अब bought क्या है? अगर predicate की श्रेणी में देखते हैं तो bought verb है, जिसको मैन वर्ब कहते हैं। अगर पिताजी ने खरीदा है तो क्या खरीदा है? आकार खरीदा है। तो आकार इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, माय फादर बॉट मी ए कार। माय फादर इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, बॉट इज द वर्ब, मैन वर्ब, एंड अ मी एंड ए कार दो वर्ड बचते हैं, दोनों ही ऑब्जेक्ट हैं। कैसे हैं ऑब्जेक्ट? अभी हम ऊपर के सेंटेंस में जो फर्स्ट सेंटेंस है उसमें हमने क्लियर किया है कि जो आकार है वो ऑब्जेक्ट है, लेकिन अगर उसको डिवाइड करेंगे, उसका देखेंगे कि वो कौन से ऑब्जेक्ट में आता है, तो आकार इज ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग्स है। अब आता है माय फादर बॉट मी ए कार। अब बॉट मी ए कार, अब सीधे सीधे माय फादर का जो प्रभाव पड़ा वो किस वर्ड पर पहले पड़ा? आकार पर पड़ा कि या मी पर पड़ा? तो सबसे पहले जो प्रभाव पड़ा वो आकार पर पड़ा कि पिताजी ने कार खरीदी। किसके लिए खरीदी? वो मेरे लिए खरीदी कि वो उन्होंने अपने लिए खरीदी। ये बाद का मैटर है। पहला मैटर हुआ, पहला उन्होंने काम किया कि कार को खरीदा और खरीदने का काम किया। तो आकार इज ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और अब कार खरीदी गई, अब खरीदने के बाद जो अगला प्रभाव पड़ा, अगला इफेक्ट पड़ा, वो मुझ पर पड़ा क्योंकि वो कार मेरे लिए खरीदी गई। तो जो नेक्स्ट इफेक्ट पड़ा, इफेक्टेड वर्ड हुआ, वो मी हुआ। वो हो सकता है मेरे लिए खरीदा, वो हो सकता है वो फॉर मी कह देते, अपने लिए कह सकते थे। तो जो अगला वर्ड इफेक्टेड वर्ड आता है वो कहलाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट, अब कार आएगी तो कार का यूज अकेले मैं नहीं करूंगा, तो फैमिली के मेंबर्स भी कर सकते हैं। तो वो एक बाद का मैटर है। पहला मैटर हुआ
कि कार को खरीदा गया, तो सीधे सब्जेक्ट का जो प्रभाव पड़ा वो कार पर पड़ा, और कार इसलिए जो है वो सीधे सीधे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आएगा। अब आता है कंप्लीमेंट। व्हाट इज कंप्लीमेंट? अब कंप्लीमेंट ना तो वर्ब होती है, कंप्लीमेंट में ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ऑब्जेक्ट, कोई आवश्यक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इसका ले सकते हैं हम, इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, माई ब्रदर इज अ डॉक्टर, यू आर ए टीचर, माई ब्रदर इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस and is a doctor is the predicate of the sentence. You is the subject of the sentence and are a teacher is a predicate of the sentence. Understand? अब आता है कि अभी हम कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं कि कॉम्प्लीमेंट क्या है। तो कॉम्प्लीमेंट मीन्स ना तो वो वर्ब है ना वो ऑब्जेक्ट, मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट हो भी सकता है कि नहीं हो सकता। अब कॉम्प्लीमेंट क्या है कि केवल सेंटेंस को पूरा करने के लिए उस वर्ड का यूज किया जाता है। वो हो सकता है वो डॉक्टर भी हो सकता है, वो टीचर भी हो सकता है, वो इंजीनियर भी हो सकता है। केवल उसको कॉम्प्लीमेंट किया है, उसे कंप्लीट करने के लिए, सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए उस वर्ड का यूज किया जाता है। वो वर्ड, ऐसे वर्ड कंप्लीमेंट वर्ड कहलाते हैं। लेकिन अगर वो प्रेडिकेट की श्रेणी में आएंगे तो प्रेडिकेट की श्रेणी में वही वर्ड आएगा जो हेल्पिंग वर्ब यानी वर्ब से लेकर के और लास्ट तक जितने वर्ड बचेंगे वो सारे के सारे प्रेडिकेट होंगे। अंडरस्टैंड? अब कुछ सेंटेंस एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं हम। A little boy is working hard my younger sister is playing to save money is good. Smoking is harmful. To work hard should be our motto. एग्जाम्पल के रूप में कुछ सेंटेंस हैं। सबसे पहले अ लिटिल बॉय इज वर्किंग हार्ड। अ लिटिल बॉय, एक छोटा लड़का। अब देखते हैं कि हेड वर्ड कौन है इसमें, तो हेड वर्ड बॉय है। अब स्टार्टिंग से लेते हैं कि अगर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपको इन 1 2 3 4 5 सेंटेंसेस में अगर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपको डिवाइड करना है सिंपल वे में, तो सबसे पहले देखें कि वर्ब से कौन वर्ड स्टार्ट हो रहा है। वर्ब, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो चाहे वो मेन वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के रूप में यहां से स्टार्ट होता है, तो इसका मीन्स हो गया कि यहां से यहां तक, अर्थात इज वर्किंग हार्ड इज द प्रेडिकेट ऑफ दिस सेंटेंस। यानी प्रेडिकेट अपनी वर्ब से स्टार्ट होता है। वर्ब किसी भी रूप में हो सकती है, चाहे वो मेन वर्ब के रूप में हो चाहे वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो। एंड जो अदर पार्ट बचता है वो इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं, इज आरएम का यूज हुआ है, हेल्पिंग वर्ब लगी है, तो इज प्लेइंग इज द प्रेडिकेट ऑफ दिस सब्जेक्ट वो सेंटेंस, एंड माई यंगर सिस्टर इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस। नेक्स्ट देखते हैं, टू सेव मनी इज गुड। इज से स्टार्ट हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब होनी चाहिए। इज गुड
is the predicate of this sentence and to save money is the subject of this sentence. And इसमें नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, is harmful is the predicate of this sentence and smoking is the subject of this sentence. नेक्स्ट देखते हैं, इसमें should लगा हुआ है, तो should be our motto predicate है and to work hard subject है. अगर इनको डिवाइड करते हैं, आ लिटिल बॉय, आ इसमें डिटरमाइनर है, लिटिल इसमें चूंकि वो क्वालिफाई बता रहा है, सब्जेक्ट की अपने जो हेड वर्ड की विशेषता बता रहा है कि वो छोटा है कि वो बड़ा है, तो वो एडजेक्टिव है, एंड बॉय इज हेड वर्ड. नेक्स्ट में देखते हैं माई यंगर सिस्टर, तो माई इसमें डिटरमाइनर है, यंगर इसमें एडजेक्टिव है एंड सिस्टर इज ए हेड वर्ड है. नेक्स्ट देखते हैं टू सेव मनी, तो टू सेव मनी जैसे हम बताए थे कि इन्फिनिटिव वर्ड आते हैं अपने नाउन के स्थान पर, प्रोनाउन के स्थान पर, यानी इनकी जगह पर अगर नाउन, प्रोनाउन, जीरंड या इन्फिनिटिव वर्ड आते हैं वो भी सब्जेक्ट की श्रेणी में आते हैं. हेड वर्ड इसमें मनी है, टू सेव इसमें इन्फिनिटिव वर्ड है. स्मोकिंग जीरंड है, किसी वर्ब में आईएनजी लगता है और वो सब्जेक्ट के स्थान पर आता है तो वो सब्जेक्ट माना जाएगा. उसके आफ्टर जो वर्ड होंगे वर्ब के बाद के वो प्रेडिकेट कहलाएंगे. एंड नेक्स्ट है टू वर्क हार्ड, इसमें भी इन्फिनिटिव का यूज हुआ है और शुड बी अवर मोटो ये हमारा प्रेडिकेट है. इस प्रकार से आज हमने पार्ट्स ऑफ सेंटेंस यानी सेंटेंस के कितने भाग हैं, 2 भाग हैं, उन दोनों के बारे में जानकारी ली. धन्यवाद.